Hello everyone, I hope you are really doing good in your life and preparing well for net preparation. So I'm here to help you a little bit in American literature. We will talk about important writers of American literature. So firstly, we have to understand the geopolitical scenario of America. See, I have made my own notes and I will, dictate or deliver my lecture through it. And also I will provide you the some my words like in writings also, so that the important works and writers you can then download. Okay, I will provide it in the description link. So first of all, we have to study America. See, Puritans established their base in America. They have a huge control over that territory, and the majority of the Puritans came from England. वो इंग्लैंड से आते हैं और अमेरिका में अपना कब्जा करने लगते हैं. Therefore, at that time slave narratives were very much popular. जो गुलाम का हम परचेज और सेल करते हैं, खरीदना बेचना, ये बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट था उस टाइम पीरियड में. It was a far aloof continent, and the Christopher Columbus is a person who accidentally discovered America. तो अगर आपसे पूछें कि अमेरिका का डिस्कवरी में किसका कंट्रीब्यूशन रहा है, तो यू विल से क्रिस्टोफर कोलंबस. एंड again, a white Puritan hegemony is there in a predominant feature in America. And one thing you have to remember is that hegemony is the concept which is associated with Antonio Gramsci. Again, see, Puritans wanted to make their idyllic paradise in America. See, now Englands have made them out, so they have withdrawn from that country, and now they want to have a full control over America. And again, we see now America as a major superpower. तो रशिया और अमेरिका हमारे सामने आज के भी कॉन्टेक्स्ट में दो ऐसी बहुत सुपर पावर्स हैं. लेकिन अगर हम अमेरिका के पास्ट की बात करें, अतीत की बात करें, we talk about the past of America, then it was attacked by various communities like Dutch, French, Portuguese. They want to get a pie of land, like a piece of pie. They want to have a control. वो उन पे कब्जा करना चाहते थे, जो जितनी भी ये कम्युनिटीज़ हैं. क्यों? क्योंकि उस टाइम अमेरिका को वो ऐसा लैंड मानते थे, एक न्यू इंग्लैंड, एक जेरूसलम टाइप ऑफ. सो for example, your house is not comfortable to worship. Puritans are not allowed to have their own conduct in America or in England, so now they are shifting to America. ये बिल्कुल वैसा है कि अगर मैं अपने घर में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रही, तो मैं दूसरे के घर रोज़ जाना चाहती हूँ और उसको ही अपना घर समझ के आई एम डेली स्टडिंग. बट इट इज़ नॉट राइट ना. ये फेयर तो नहीं है. 2 दिन चल जाएगा, 3 दिन चल जाएगा, प्लस आप उन पे अपना कंट्रोल कर रहे हैं. यू आर जस्टिफाइंग योर पोजिशन, योर स्टैंड, दैट वट एवर आई एम डूइंग राइट इन अमेरिका. बट इट इज़ रियली अ वेरी a wrong thing which was happening in America at that time. तो ये बहुत एक गलत चीज़ थी. ओके, जेम्स कूपर जो है, उन्होंने लड़ाई की फॉर द एक्सेस ऑफ अमेरिका. एक फ्रंटियर लिटरेचर नाम से भी एक टर्म पॉपुलर है. उसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, इंडिया है, भारत है. अब भारत को एक्सेस करने के लिए माउंटेन्स को क्रॉस करना पड़ेगा. इन द सेम मैनर, टू एक्सेस अमेरिका यू हैव टू क्रॉस द सीज. सो अ काइंड ऑफ फ्रंटियर literature evolved in which writers are writing that how America is very much a land जिसका आप एक्सेस करना इतना आसान नहीं है, इतना ईजी नहीं है. सो अमेरिकन लिटरेचर देखिए, ऑरल लिटरेचर था उस टाइम पे. जितने आपके मिथ्स हैं, लीजेंड्स हैं, टेल्स हैं, लिरिक्स हैं इंडियन कल्चर्स के, वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे. नेटिव अमेरिकन्स आर नोन एज रेड इंडियंस. नॉट माई डियर फ्रेंड्स, नेटिव अमेरिकन्स आर नोन एज रेड इंडियंस एट दैट टाइम. और उस टाइम पे जो ये प्योरिटन्स थे, ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चला रहे थे, एक इकोनॉमिक प्रोपेगेंडा चला रहे थे. They are doing the economic exploitation of the America. Who? Puritans. ठीक है. तो हम देख सकते हैं कि कैसे ये पूरा वास्ट अमेरिका एक बहुत बड़ा कैनवस बन गया लिटरेचर का. लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज पैक टुगेदर. सो अमेरिका एक ईजिली एक्सेसिबल कंट्री नहीं थी. और उसी दौरान जब कॉलोनीज बनी, तो फर्स्ट कॉलोनी हमारी बनी वर्जीनिया. विच वॉज द फर्स्ट कॉलोनी? वर्जीनिया. और उसी टाइम में, ये आपको सब नोट्स में आई विल प्रोवाइड यू. तो थॉमस हैरियट एक पर्सन थे. उनका एक
आप क्या कर सकते हैं, नोट्स को डाउनलोड करके साथ साथ यू कैन रिवाइज माई योर ओन दीज वर्क्स लाइक वाया माई लेक्चर. So see, Thomas Harriot is writing a brief and true report of the Newfoundland of Virginia. ठीक है, कौन से ईयर में आती है ये, 1588 में. सो वर्जीनिया एक पहली कॉलोनी बनी. ठीक है, तो ये वर्क आपका इंपॉर्टेंट है. फिर आगे बात करें कॉलोनियल पीरियड की, क्या न्यू इंग्लैंड में कैसा कॉलोनियल पीरियड था. सी, उस टाइम पे जैसे बहुत मैंने बताया कि मुश्किल था, इट वॉज वेरी मच डिफ़िकल्ट टू नेविगेट अमेरिका. सो सर्टेन टाइप्स ऑफ रिलीजियस थीम्स जो प्योरिटन्स अपनी राइटिंग्स में लिख रहे थे. सो अगर अर्ली अमेरिकन लिटरेचर की बात करें, सो प्योरिटन थीम्स, रिलीजियस थीम, दे आर वेरी मच पॉपुलर अमंग अमेरिकन राइटिंग्स. आगे देखेंगे हम, कॉलोनीज लाइक बॉस्टन वॉज ऑल्सो मेड. तो क्या था बेसिकली, आप देखिए समझने की कोशिश करिए, बहुत सारी कॉलोनीज बन गई थी. तो जब यूएसए का हम नाम लेते हैं, आज हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. दैट मीन्स लॉट ऑफ कॉलोनीज आर कमिंग टुगेदर, दे आर मेकिंग अ कंट्री विच इज़ नोन एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो जब इंडिपेंडेंट होता है जब अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट्स बनता है. जितनी भी कॉलोनीज थी वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं, दे गॉट एक्यूमुलेटेड टुगेदर. और ये प्योरिटन्स एक बहुत ही रिलीजियस कलर दे रहे थे पूरा एंटायर सब कॉन्टिनेंट को, बहुत रिलीजियस थे. प्योरेस्ट ऑफ प्रोटेस्टेंट्स भी कहा जाता है इन प्योरिटन्स को. अगर आप ब्रिटिश हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, दे आर ऑल्सो नोन एज सन्स ऑफ जॉन कैल्विन. दे हैव अ वेरी concept of predestination. Now what is predestination? Predestination means that your fate is already decided. You cannot do anything, you cannot go against your fate. आप अपनी किस्मत से कह सकते हैं कि आप उसके विरोध में नहीं जा सकते. ठीक है, जो आपका फेट है वो लिखा हुआ है. तो एडम एंड ईव आर द फर्स्ट सिनर्स. उन्होंने सिन किया, इसकी वजह से हमको रिडेम्पशन करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल सेल्वेशन प्राप्त करनी पड़ेगी. दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अटेन द सेल्वेशन और रिडेम्पशन इन ऑर्डर टू गेट. और उसके लिए कैसे ये होएगा, सब कुछ हमको क्या करना पड़ेगा, जितने भी सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट हैं, जैसे ड्रामा हो गया, पोइट्री हो गया, इन सब को हमको छोड़ना पड़ेगा. तो ये बेसिकली प्रोपेगेंडा था प्योरिटन्स का. आगे देखेंगे, विलियम ब्रैडफोर्ड एक पर्सन है, इम्पॉर्टेंट राइटर. ये लिख रहे हैं ऑफ प्लाईमाउथ प्लांटेशन इन 1651. इस वर्क में वो कहते हैं कि कैसे प्योरिटन्स अमेरिका पे अपना कब्जा कर रहे थे, और प्लस वो अमेरिकन्स को ही बुरा बता रहे हैं. देखिए लाइन्स मैं पढ़ रही हूँ ओरिजिनल टेक्स्ट में से. बीइंग thus past the vast ocean and the sea of troubles, they had now no friends to welcome them nor inns to entertain. उनके पास अब कुछ वेलकम करने के लिए नहीं है, कोई इंस नहीं है, रहने की जगह नहीं है. एक ट्रबल्स है पूरा सी का, एक पूरा ओशन है ट्रबल्स का, जिसको वो पास नहीं कर पा रहे हैं. और वो बोल रहे हैं वो सैवेज बारबेरियंस हैं, वो उनको एरोज मार रहे हैं. ये अगर आप थोड़ा डीकंस्ट्रक्ट इसको पढ़ेंगे, देखिए खुद ही सबसे पहले प्योरिटन्स अमेरिका में आए और फिर वो किस तरह से अमेरिका को एक तरह का विलन शो कर रहे हैं. सो दैट वाज द writing written by William Bradford. He was a governor of Plymouth in Massachusetts Bay Colony. Massachusetts एक बहुत बड़ा कॉलोनी बना था अमेरिका में प्योरिटन्स का. So of Plymouth Plantation 1651. तो जब भी आप कोई लिटरेचर पढ़े, उसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ वेरी असेंशियल और नेसेसरी. वाई? बिकॉज until and unless you will not know the background of the country, you will not be able to study their writings in an efficient manner. Okay? Mayflower Compact भी हुआ, MAYFLOWER. Mayflower Compact क्या था? जितना भी प्योरिटन जैसे वो आ रहे थे, सेटलर्स ऑफ न्यू प्लाईमाउथ, सो दे वर शोइंग कि कैसे आपका एक कॉम्पैक्ट बनेगा. ये एक तरह का हार्बिंगर था ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 150 साल बाद आती है. ठीक है. So Bradford also recorded the first document of colonial self-governance in English New World, the Mayflower Compact, drawn up while pilgrims were still on board ship. ठीक है, तो pilgrims अभी भी ship पे आ रहे थे. This compact
was a harbinger of the Declaration of Independence which would come 150 years later. तो हम देख सकते हैं ये चीज़ आपको याद करनी है that the Puritans डिसअप्रूव करते हैं सच सेक्युलर अम्यूजमेंट्स, जितनी भी खुशियाँ हैं, एंटरटेनमेंट्स हैं, जैसे डांसिंग हो गया, कार्ड प्लेइंग हो गया, एंड दे एसोसिएटेड विद अनगॉडली एरिस्टोक्रेट्स एंड इमोरल लिविंग. ठीक है, तो वो इसको एसोसिएट कर रहे हैं कि बहुत इमोरल लिविंग है, आप ऐसा नहीं कर सकते, बहुत अनगॉडली है, जो चीज़ें वंचित है, रिस्ट्रिक्टेड हैं. ठीक है, तो रीडिंग और राइटिंग लाइट बुक्स भी इसी कैटेगरी में आता है. आगे प्योरिटन माइंड्स हर टाइम आप देखेंगे रिलीजियस थीम्स हैं. एक अमेरिकन ड्रीम का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है. नाउ अमेरिका हैज़ बीन सीन एज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. अमेरिका हैज़ बीन सीन एज अ लैंड वेयर यू कैन एस्पायर, where you can wish for any goal and you can achieve it. ये किसका कॉन्सेप्ट था? फ्री विल का. और ये कौन ला रहा था? लीजो, हम पढ़ेंगे इसको, पेरांडेलो. ठीक है, ये पर्सन थे, ये इस कॉन्सेप्ट को ला रहे थे, फ्री विल को. एंड प्री डेस्टिनेशन जॉन कैल्विन, प्योरिटन सन्स ऑफ जॉन कैल्विन. सो रिलीजियस थीम्स में आप देखेंगे, जैसे हमने डॉक्टर फॉस्टर्स भी पढ़ा है, क्रिस्टोफर मार्लो का गुड और बैड के बीच में बैटल है एक तरीके का, डेविल वर्सेस एंजल, सेटन वर्सेस गॉड. सो दीज आर द वेरियस themes which are predominantly in the American literature. Next writer is Anne Bradstreet. Anne Bradstreet, she was a poet, American poet, और उनका एक वर्क है, she was very much inspired by the metaphysical poetry. When Samuel Johnson says that John Dryden is the father of metaphysical poetry, what do you mean by that? It means that John Donne is using conceits in his poetry. Conceits का इस्तेमाल कर रहे हैं, extended metaphors का इस्तेमाल कर रहे हैं. That means वो comparison show कर रहे हैं. John Donne की एक poem है Valediction Forbidding in Morning, in which he compares two lovers with the compass. जिस तरीके से compass की जो दो लेग्स हैं वो भले ही कितनी दूर हो जाए एक दूसरे से, तो उसमें जॉन डन क्या कह रहे हैं, भले ही लवर मेरे से कितनी दूर है, लेकिन वी आर कनेक्टेड विद अ सिमिलर पॉइंट, हम एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं, एंड वी कैन नेवर बी अपार्ट, और हम कभी भी अलग नहीं हो सकते. तो देखेंगे जो भी आपको अगर लगता है कि इस लेक्चर में कोई भी वर्ड है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, जस्ट गूगल इट. गूगल, डू योर ऑन रिसर्च. द मोर यू विल डू योर ऑन रिसर्च, द बेटर यू विल गेट टू नो कि क्या आप जब खुद से चीज़ों को ढूंढते हैं तो आपको ज़्यादा वो चीज़ें माइंड में रिटेन रहती हैं, एंड इट विल इम्प्रिंट फॉर योर लॉन्गर मेमोरी. अदरवाइज आप सुन लेते हैं, वो पैसिव मेमोरी में चला जाता है. ठीक है, तो ये है एन ब्रैडस्ट्रीट, अमेरिकन पॉइट है. ये इनका एक वर्क है, द 10th म्यूज लेटली स्प्रंग अप इन अमेरिका. द 10th म्यूज लेटली स्प्रंग अप इन अमेरिका 1650. ठीक है, ये वर्क शो कर रहा है इन्फ्लुएंस एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी और भी जितने इंग्लिश पॉइट्स हैं. और जो मैं आपको चीज़ बता रही थी कि अमेरिकन ड्रीम का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जो वो चीज़ विश कर रहे हैं, एस्पायर कर रहे हैं, वो उसको पा रहे हैं. इसको क्या कहेंगे, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को जन्म दे रहा है. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी ऐसा ही होता है, हम जितना मेहनत करेंगे उतना हमको पैसा मिलेगा. बट अदरवाइज इफ यू टॉक अबाउट द कम्युनिज्म एंड अदर सोशलिस्ट कैटेगरीज, इट डजंट हैपन लाइक दैट. उसमें आपका डिवाइडेड होता है कि हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिलना चाहिए, पर यहाँ पे कैपिटलिस्ट एक क्लास है उसको एम्फेसिस देते हैं. एक उनका एक और वर्क है एन ब्रैडस्ट्रीट का, टू माई डियर एंड लविंग हस्बैंड. टू माई डियर एंड लविंग हस्बैंड, इन विच ईयर इट वॉज कमिंग, 1678. इसकी कुछ लाइन्स हैं, इन विच एन ब्रैडस्ट्रीट वॉज pouring immense love for his husband. If ever two were one, then surely we. If ever man were loved by wife, then if ever wife was happy in a man, compare with me. तो कह रहे अगर कोई वुमेन हस्बैंड से हैप्पी है ना, तो कंपेयर विद मी. इफ़ यू कैन, I prize thy love more than whole mines of gold or all the riches that the east doth hold. That means मैं अपने जो हस्बैंड से प्यार कर रही हूँ वो सारे एक riches से, wealth से, सबसे priceless है. That the love Anne Bradstreet was showing towards her husband. All right. देन हम बात करते हैं नेक्स्ट राइटर की, मिशेल विगल्सवर्थ. मिशेल विगल्सवर्थ एक हार्वर्ड एजुकेटेड प्योरिटन मिनिस्टर है माय डियर फ्रेंड्स, एंड उनका एक ये वर्क है, द डे ऑफ द डूम.
The Day of the Doom, coming in 1662. It is a long narrative that popularized Calvinistic doctrine. Again, Puritanistic, we can say, will आ रही है. ये एक अमेरिकन बेस्ट सेलर है मिशेल विगल्सवर्थ, which gives an appalling portrait of the damnation to hell. कि कैसे फॉस्टर्स में भी ऐसा हुआ था ना. फॉस्टर्स बाद में उसको लोग इतना कह रहे थे, ओल्ड मैन भी आ रहा है कह रहा है कि तुम अपने सिंस को एडमिट कर लो, एक्सेप्ट कर लो, बट